नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक और जटिल समस्या देखने में आ रही है कि दाम्पत्य सुख में, पति पत्नी के व्यवहार में, संबंधों में अनायास खटास पैदा होने चली जाती है। 25-30 साल पहले कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। 25-30 साल पहले हम अपने समाज में संबंध विच्छेद, डाइवोर्स या तलाक जैसे शब्द कभी सुनते नहीं थे। पति पत्नी को एक दूसरे से अलग होने को सबसे बड़ा पाप माना जाता था और ऐसी स्थितियां बनती भी नहीं थी। लेकिन आज तो ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि आधे विवाह संबंध विच्छेद या तलाक के रूप में ही समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो आज विवाह होना ही सबसे बड़ी जो समस्या बन गई है। बहुत सारे युवा वर्ग 35 साल के हो जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन साथी नहीं मिल पाता। वो जीवन साथी के लिए तरसते रह जाते हैं। थोड़े से लोग हैं जिनको समय के अनुसार अपने जीवन साथी का सुख मिल पाता है। अन्यथा वो समय था कि 45 साल की उम्र में एक पुरुष या स्त्री दादा दादी का सुख भी भोग लेते थे। अब तो स्वयं अपने बच्चे हो जाएं वही महत्व संयोग समझो। विवाह नहीं होता, विवाह देरी से होता है। जब विवाह होगा तो संतान के बारे में सोचेंगे। संतान को पढ़ाना है, संतान को जीवन में स्थापित करना है, उसके बारे में सोच पाएंगे। और इसलिए एक विकट समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज दाम्पत्य सुख की। जो पति पत्नी के मध्य का संबंध है वो भी अब तार तार होने लगा है। इसलिए यदि किसी ना किसी कोशिश से विवाह हो जाते हैं, विवाह पर लाखों रुपए खर्च आते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कि वो प्रेम पूर्वक रह पाएंगे, उनका वैवाहिक जीवन सही तरह से चल पाएगा। क्योंकि देखने में आता है कि विवाह की पहली रात्रि या पहले सप्ताह में ही कई तरह के विभेद पैदा हो जाते हैं, मतभेद पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर बात संबंध विच्छेदित डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। सामाजिक जो लोग हैं, सामाजिक गतिविधियों पर जो नज़र रखते हैं, जो न्याय पद्धति में रुचि लेते हैं, जो सामाजिक शोध कार्य करते हैं, वो वैवाहिक संबंधों में कटुता के लिए कई कारण गिनाते हैं। उनका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन हमारा अपना नज़रिया हो सकता है। क्योंकि मनुष्य तो वही है जो आज से 30-40 साल पहले था, 20 साल पहले था या 100 साल पहले था। सिर्फ एक बदलाव आया है कि तब हम प्रकृति के साथ रहते थे, प्राकृतिक जीवन जीते थे। आज हम प्रकृति से थोड़े दूर चले गए। पहले हम छोटे मकान, एक मंजिला मकान में रहते थे, अब हम स्टोरीज में रहते हैं। हमारा सोच हवाई हो गया है। पढ़ते तब भी थे क्योंकि जीवन तब भी चलता था, और नहीं पढ़ते, नहीं जीवन चलाते तो इतनी भव्य इमारतों का, इतने भव्य जो बिल्डिंग हमारे देश में अस्तित्व रखती हैं वो कहाँ से आती है। आप अपने चारों तरफ से नज़र दौड़ा के देखो कि हमारे देश में हर क्षेत्र में, आप साउथ में चले जाइए, उत्तर में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, मध्य भारत में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको 1000, 2000, 5000 साल पुराने अवशेष मिल जाएंगे। और उन अवशेषों को देखकर इतिहासकार कहते हैं वो कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो झूठे कल्पित बातें करते हैं। लेकिन आप यदि उनको अपनी दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो किन अति निपुण लोगों ने निर्मित किए हैं। क्योंकि आज 2000 साल, 1500 साल, 1000 साल बाद भी उनकी जो रचनाएं हैं वो हमें विस्मित कर देती हैं, आश्चर्यबोध से भर देती हैं। खैर उत्तर भारत में तो आज ज़्यादातर इमारतें जीर्ण शीर्ण अवस्था में, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान है मध्य भारत में, उत्तरी भारत में किया। इसलिए यहाँ ज़्यादातर प्रतिमाएं नहीं हैं, और यदि प्रतिमाएं हैं तो उन पर झूठे लेबल लगा दिए गए, उनके साथ झूठे ऐतिहासिक तथ्य गढ़ दिए गए। तो मेरा कहना है कि तब भी हम उच्च विद्वत्ता की श्रेणी में आते थे, आज भी आते हैं। सिर्फ हमारे रहने सोचने का, विचारने का तरीका बदल गया है, और इसी तरीके ने हमें अपने जीवन से ही बदलाव
लेकिन जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, वो तो आज भी रहेंगे। आप कितने बड़े हो जाएं, क्या भोजन खाना छोड़ देंगे? क्या आप 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए का पैकेज लेते हैं, क्या आप सोने के बिस्किट खाने शुरू कर देंगे कि डॉलर खाना शुरू कर देंगे? खाना तो वही है जो हमारी रसोई में बनता है, और रसोई में वही बनेगा जो हम खाते आ रहे हैं। रूप बदल सकता है। अभी तक हमने प्लास्टिक खाना शुरू नहीं किया, अभी तक हमने सेमीकंडक्टर खाने शुरू नहीं किए, हमारा जीवन वही है। तो हम गृहस्थ के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कैसे इतने बदल सकते हैं? खैर, ये बात की हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यदि हम ज्योतिष दृष्टि से देखें तो दाम्पत्य जीवन में जो विष घोलने का कार्य, ज़्यादातर कार्य राहु के अंतर्गत आता है। क्योंकि राहु जब शुक्र पर अशुभ प्रभाव डालते हैं, मंगल पर अशुभ प्रभाव डालते हैं, बृहस्पति पर डालते हैं, विवाह कारक जो भाव हैं, स्थान हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो हमारी सोचने विचारने की प्रवृत्ति बदल जाती है। वैसे तो बहुत बदली है, क्योंकि पिछले 30-35 साल में हमने देखा है कि युवतियां पौरुषता की तरफ बढ़ रही हैं। सोचना, पौरुषपूर्ण कार्य करना कोई बुरा नहीं है। हम शरीर को बदल नहीं सकते, हम कोई नाटक का पात्र नहीं है कि यदि पुरुष के एक स्त्री को पुरुष के वस्त्र पहना दिए जाएं तो उन्हें कोई पहचानेगा नहीं। फिल्मों में चाहे आप ना पहचानते हो, बात अलग है, लेकिन व्यक्ति तो पहचाना जाता है। स्त्रियों के अपने काम बने हैं, पुरुषों के अलग काम बने हैं, लेकिन अब हम उन कामों को बदलने के प्रयास में कर रहे हैं। अब गर्भ धारण पुरुष करना चाह रहा है। ये हो सकता है, इस बात में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन में सबसे ज़्यादा विष जो घोलता है वो राहु के प्रभाव के कारण घोलता है। और ये राहु की अशुभता आती कहाँ से, कभी हमने जानने का प्रयास किया है? राहु की अशुभता के लिए लाल किताब ज्योतिष में, मैं परंपरा के वैदिक ज्योतिष में मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनके विश्लेषण, उनके जो फल कथन है, कुछ अलग दिशा में चलते हैं। लाल किताब ससुराल पक्ष को राहु का महत्व देती है कि ससुराल यदि हमारे अंदर प्रवेश करेगी तो वो हमें राहु की प्रबलता प्रदान करेगी। जैसे कि हमारे परंपरा थी कि जो लड़की के माँ बाप होते थे वर का चुनाव करते थे, विवाह करते थे, वर की पसंद नापसंद उनकी होती थी, लेकिन उसके बाद वर को एक बार पक्का करने के बाद वो लड़की के घर नहीं जाते थे, वो बहुत कम जाते थे। लड़की के घर का कुछ खाना पसंद उनके लिए अपशगुन माना जाता था, क्योंकि हमने अपने अनुभवों से जाना कि स्त्री का परिवार, स्त्री के माँ बाप राहु की प्रबलता बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमने लड़की के घर में लड़की के माँ बापों को कभी इंटरफेरेंस करने नहीं दिया। और सारे प्राणी जगत में देखिए कि स्त्रियों को अपने माँ बाप छोड़कर पुरुष के पास आना पड़ता है। कुछ ऐसे कबीले पूरी दुनिया में हैं, यहाँ ये परंपरा थोड़ी उल्टी है। उस परंपरा को यदि गहराई से देखेंगे तो शायद हम उसका भी विश्लेषण कर पाएँ, लेकिन सामान्यतः यही एक प्रचलन है। हर संप्रदाय में यही प्रचलन है कि लड़की अपना माँ बाप का घर छोड़ के पुरुष के घर आती है। प्राणी जगत में देख लीजिए कि पुरुष से ही परिवार का एक नया रूप चलता है। तो हमने अपने अनुभवों से ज्ञात किया कि हम लड़की को कुल वधू के रूप में घर लेके आते हैं, लेकिन उसके साथ राहु को लेके नहीं आते, क्योंकि यदि राहु साथ में आएगा, लड़की के माँ बाप साथ में आएंगे, यानी कि वर की सास ससुर साथ में आएंगे, तो उसके गृहस्थ में अनावश्यक विघ्न पैदा होगा, अड़चनें पैदा होंगी। और जैसा कि आज हो रहे हैं, आज होता यह है कि लड़की अपनी माँ को अपने साथ लेके आती है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, क्योंकि आजकल तो जब से फ़ोन शुरू हुए तो दिन में ज़्यादा समय फ़ोन पे माँ के साथ चर्चा चलती रहती है, तो अपने मायके वालों के साथ चर्चा चलती रहती है, और वो विष घोलने का कार्य करती है। लड़की की संतान लड़की को जन्म दे तो उसकी अपनी जो सास है, जो लड़की की माँ है, वो तो किचन में काम करने, घर के चौका साफ सफाई में लगी रहती है, अतिथियों के आवागमन में लगी रहती है,
लेकिन लड़की की जो सास है वो उसकी पूरी डिलीवरी में, पूरे बच्चे को लेने में, बच्चे की शुरुआती जो संभाल है वो करती है। तो यदि हम लड़की की माँ लड़की के साथ आएगी तो निश्चित रूप से परिवार में एक विघ्न पैदा होगा, अड़चन पैदा होगी, क्योंकि राहु प्रबल हो जाता है। राहु बुद्धि का भ्रम है, राहु बुद्धि को भ्रमित करता है। वो अनावश्यक ऐसे नकारात्मक विचार पैदा करता है जिससे कलह की शुरुआत होती है। तो राहु को यदि हमें निर्मल करना है, इस राहु के प्रभाव से बचना है, तो सबसे पहला उपाय यही है कि पत्नी पक्ष का हस्तक्षेपनी होना चाहिए। दूसरा, यदि कोई दाम्पत्य सुख को चाहता है, दाम्पत्य कलेश से बाहर रहना चाहता है, तो उन्हें पुरानी परंपराओं का निर्वाह करना चाहिए, पुरानी परंपराओं पर अग्रसर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को 12-25वें साल, जब वो 25वें साल में प्रवेश करें, उस साल में विवाह नहीं करना चाहिए, कि 25वें साल में विवाह करने से फिर शुक्र पर राहु की प्रबलता बढ़ जाती है। ऐसे संयोग निर्मित हो जाते हैं कि अनावश्यक मन मुटाव की शुरुआत हो जाती है। हाँ, ऐसे लोगों को विवाह के समय या उसके बाद जब भी अवसर मिले तो लड़की की माँ यानी कि सास से चांदी लेकर अपने घर पर स्थापित करना चाहिए। चांदी चैन के रूप में हो सकती है, लेकिन ठोस रूप में होनी चाहिए। चाहे चांदी का सिक्का बनवा सकते हैं, चांदी की गोली बनवा सकते हैं, और इस चांदी को जिंदगी भर लड़के को अपनी अलमारी में अपने सुरक्षित स्थान पर संभाल के रखना चाहिए। इस चांदी से राहु की जो अशुभता वहाँ से आने वाली थी वो रुक जाती है। राहु अशुभ प्रभाव का अपना इफेक्ट नहीं डाल पाता, यानी कि मन मुटावों की शुरुआत नहीं कर पाता। दूसरा कि लड़के के माँ बाप को, लड़की के परिवार को, किसी भी परिवार को यदि उसके आसपास किसी लड़की का विवाह हो रहा तो कन्यादान अवश्य करना चाहिए। कन्यादान का विधान पुरुषों के लिए बताया गया है। हाँ, विदाई के समय लड़की को गाय अवश्य देनी चाहिए, गाय का दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन आज गाय का रखोगे कहाँ? जमीन तो नहीं, आप मल्टी स्टोरी में तो रख नहीं सकते। तो ऐसे में इसका हल निकाला जा सकता है कि आप किसी गौशाला में अपनी तरफ से गाय की सेवा का कोई नियम बना सकते हैं। जब भी अवसर मिले वहाँ गाय की सेवा कर सकते हैं। गाय के शरीर पर आप सहला सकते हैं, गाय के गोबर को उठाना, गाय के आसपास की सफाई करना आप कर सकते हैं। उसके साथ में चांदी की एक गाय बना के अपने मकान में, अपने शयन कक्ष में स्थापित कर सकते हैं। चांदी की गाय ठोस हो, उसे संभव हो पाए तो नियमित रूप से गंगा जल और दूध से साफ करते रहें। अन्यथा जब भी अवसर मिले या हर सोमवार का नियम बना सकते हैं, उसको साफ सुथरा करके अपने शयन कक्ष में रखें या अपने ड्राइंग रूम में रखें। इसके साथ जो बृहस्पति की चीज़ें होती हैं, बृहस्पति की चीज़ें होती हैं जैसे कि हल्दी, गांठ, केसर, सोना, पीले वस्त्र, चने की दाल। यदि आपके आसपास कोई कुआं है, वैसे आजकल कुआं तो बचे नहीं, कि ज़्यादातर कुआं सूख गए, सुखा दिए गए। सूखे वो खुद नहीं, हमारे कारण, हमारी गलतियों के कारण, हमारे प्रयोगों के कारण ज़्यादातर कुएं सूख गए। फिर भी यदि आपके आसपास कोई जीवंत कुआं हो जिसमें पानी हो तो इन बृहस्पति की वस्तुओं कुएं में डालें। यदि कुआं नहीं है, आप किसी बावड़ी में डाल सकते हैं या किसी जल स्रोत में बृहस्पति की चीज़ों को आप अर्पित कर सकते हैं। इनसे भी आपके दाम्पत्य सुख में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। आपने एक चीज़ सुना होगा, सिक्का सुना होगा। सिक्का लेड को बोलते हैं। तो 4 किलो या 2 किलो अपनी सुविधा के अनुसार, वैसे 4 किलो का विधान है। 4 किलो तो लेड मिलना, सिक्का मिलना शायद सहज संभव ना हो, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो 4 किलो या 2 किलो सिक्का ला के उसके 4 टुकड़े करें और इन 4 टुकड़ों को किसी जल स्रोत में समर्पित करें। एक आज शुक्रवार के दिन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। जो जौ होते हैं ना,
तो 2 किलो जौ को दूध से धोकर अपने घर स्थापित करें। वैसे तो घर में जौ रखने का एक विधान है, एक प्रक्रिया है कि घर के अंदर जो अंधेरी कोठरी होती है उसके अंदर लाल कपड़े में जो दूध से धुले जौओं को भारी चीज़ के नीचे रखा जाता है। लेकिन अब तो भारी चीज़ें बची नहीं, क्योंकि अलमारी होगी तो अलमारी के नीचे भी स्टैंड रहता है। हाँ, अलमारी के नीचे यदि आप कोई पटरा रख दें और पटरे के नीचे यदि आप उन जौ को दबा के रखें तो उसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। अन्यथा आपके घर में कोई ट्रंक है, कोई दूसरी भारी चीज़ है, जैसे कि गेहूँ रखने के आजकल स्टोर हाउस होते हैं, वैसे ये योग तो बनता नहीं, तो गेहूँ का अपना एक प्रभाव हो जाता है, लोहे का अपना प्रभाव हो जाता है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में एक बोरी रख दें या कोई ईंट आदि रख दें ताकि उनका स्पर्श सीधा सा ना हो, क्योंकि लोहा रखेंगे तो फिर शनि का स्पर्श हो जाएगा। तो जौ को दूध से धोकर वजन से दबा के रखें। और मैंने जैसे कहा कि ठोस चांदी अपने बेडरूम में, अपने अलमारी में रखना और अपने शरीर पर चांदी रखना, और यदि चांदी सास की दी हो तो अति उत्तम है। इनसे आपके जो दाम्पत्य जीवन में कलह है, लड़ाई झगड़े है, संबंध बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि यदि शुरुआत हुई तो बिगड़ते जाएंगे, यदि इसको संभाल लेंगे तो संभल जाएंगे, बढ़ गए तो बहुत मुश्किल है। तो इन साधारण से उपायों को करने से आपका दाम्पत्य जीवन फिर से खुशियों की तरफ लौट सकता है। और अंत में फिर मैं कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ये दोनों काम कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद मित्रों।